बेसिकली ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये डिस्कवर हुआ था 350 बीसी और यूज पहली दफा किया था एरिस्टोटल ने। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? वर्ड फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब फिजिक्स का वर्ड का मतलब है ये उर्दू में क्या है चीज दे सकते हैं। एप्पल, इसलिए एप्पल ज्यादा फिजिक्स में मशहूर है, खाने के बजाय पढ़ने में ज्यादा मशहूर है। मून का ऑर्बिट कर देना, किसके अर्थ के किसी चीज का गिर जाना, अर्थ की सरफेस में फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स बन जाना, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये कुछ नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ये पहले से हो रहे हैं, ठीक है। तो इन नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके माध्यम से, किसके जरिए? एक्सप्लेन बाय लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो मतलब क्या हुआ, पहले फिजिक्स का जो स्कोप है वो साइंसेस और सब्जेक्ट के हवाले से देखेंगे। अगर फिजिक्स का स्कोप ना होता तो बाकी फील्ड्स पे भी डेवलपमेंट ना देखने को मिलता। एक इंटर लिंक है, बाकी साइंसेस के जो सब्जेक्ट है उनमें डेवलपमेंट ना देखने को मिलता अगर फिजिक्स ना हो। अगर फिजिक्स ना होता सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो भी देखने के लायक ना होती, तो ना होने के बराबर होती। आज हम जहाँ पे इस डिजिटल दौर में अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स और नए सिरे से शुरू करेंगे विद न्यू कंसेप्ट्स के साथ। और साथ ही साथ हम ये पहला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। उसके बाद विद एमसीक्यूज, विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं फुल कंसेप्ट के साथ। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है और स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, ये सभी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स क्या है इस चीज़ को हम समझते हैं। फिजिक्स बेसिकली ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये डिस्कवर हुआ था 350 बीसी और यूज पहली दफा किया था एरिस्टोटल ने। फिजिक्स वर्ड का मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है? नेचर। और ये कब यूज हुआ था? 350 बीसी में। किसने यूज किया था? एरिस्टोटल। और वर्ड फिजिक्स का मतलब क्या होता है? वर्ड फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब है, ठीक है। नेचर में आसपास की चीजें, जितने जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाए वो सभी चीजें आती है। अब बात करते हैं, ये जो फिजिक्स का वर्ड का मतलब है ये उर्दू में क्या है? उर्दू में फिजिक्स को बोला जाता है तबियात, ठीक है। फिजिक्स का इन उर्दू क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है? तबियात। इल्म तबियात कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स क्या होगी। फिजिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। आप क्लास 7 में पढ़ते थे कि साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें केमिस्ट्री भी होती थी आधी, और फिजिक्स भी होती थी, और बायो भी थोड़ी थोड़ी होती थी। तो ये होगी साइंस की एक ब्रांच, ये साइंस की फील्ड होती है जितने भी है। तो साइंस की एक फील्ड है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसके अंदर हम नेचर के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि कुदरत में एक चीज पहले से हो रही है, उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि नेचर का क्या ला है इसके बारे में स्टडी करते हैं। और वो जो नेचर के ला है वो हमें हमारे आसपास के जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें वो उन नेचुरल लॉज की मैनिफेस्टेशन देखते हैं। यानी कि वो नेचुरल लॉज किस तरह डिस्प्ले हो रहे होते हैं हमारे आसपास, उनके बारे में स्टडी करना बेसिकली फिजिक्स है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कह ये रहा हूँ कि साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर के लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, और आसपास जो नेचर के लॉज हैं वो हमें कैसे अपीयर हो रहे हैं, कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, कैसे उन लॉज का मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, यानी कि डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए? बेसिकली फिजिक्स को डिफाइन इस तरह किया जाए, स्टडी ऑफ व्हाट? ब्रांच ऑफ साइंस। branch of science deal with basic laws of nature। ये वर्ड लिखना है, बेसिक लॉज ऑफ नेचर। नेचर के बेसिक लॉज के बारे में पढ़ते हैं और उसकी मैनिफेस्टेशन, देयर मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब हो गया? डिस्प्ले, दिख जाना, नजर आना, ठीक है, उनका मजहर, ठीक है, उर्दू में कहा जाए तो। एंड दियर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस फिनोमेना, इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। अच्छा, इस डेफिनेशन को गहराई से समझने के लिए हम इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी लॉज ऑफ नेचर है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, जो फिजिक्स के अंदर जो लॉ दिए हैं वो बेसिकली नेचर के लॉज को ही वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, उनको ही बता रहे होते हैं, नेचर के लॉज को। फिजिक्स के लॉज जो बेसिकली जो न्यूटन ने ला दिए थे, न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, ये चीज
नेचर के बहुत सारे फिनोमेना, नेचर के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए। जो फिजिक्स के अंदर न्यूटन ने जो ला दिया है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमेना पहले से हो रहे हैं, उन सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब हुई ना बात किसकी? नेचर के लॉज को स्टडी करने की, यानी कि नेचर के फिनोमेना को स्टडी करने की। तो बात करते हैं, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, ऑर्बिटिंग ऑफ मून है, ऑर्बिटिंग ऑफ मून एक चीज, जो मून गर्दिश कर रहा है अर्थ के गिर्द, ऑर्बिटिंग ऑफ मून, ठीक है। फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल, जो एप्पल, एप्पल की बात क्यों कर रहे हैं सर? कोई भी चीज गिर सकती है। एप्पल इसलिए एप्पल ज्यादा फिजिक्स में मशहूर है ना, खाने के बजाय पढ़ने में ज्यादा मशहूर है। तो हम बात करते हैं, जो फॉलिंग ऑफ एप्पल है या ऑर्बिटिंग ऑफ मून है, या दूसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ऑन सी। जो समुद्र में टाइड्स बनते हैं, लहरें बनती हैं, आमतौर पर सबसे ज्यादा लहरें तब बनती है जब चांद 14वीं का हो, यानी फुल मून होता है, उस वक्त समुद्र में ज्यादा टाइड्स बनती है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि समुद्र के किनारे अगर सुबह सुबह जाएं या दरिया के किनारे, तो वहाँ ऐसा लग रहा होता है कि पानी की जो सतह थी वो ऊपर आ गई है रात के टाइम। सुबह सुबह अगर आप जाके ये एक्सपीरियंस करें, कहीं ज्यादा झील का पानी हो या कुछ भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार रात के टाइम पानी ज्यादा हुआ होगा तभी ये ऊपर तक निशान आया हुआ है, मतलब पानी का। तो वो आपको ऐसे लगता है कि पानी का लेवल ज्यादा हो गया, लेकिन पानी का लेवल नहीं, वो ड्यू टू जो मून है, अर्थ है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से वहां पे टाइड्स बनती है, उसकी वजह से ये चीजें बनती है। अब बात करते हैं इन सभी चीजें, ये नेचुरल फिनोमेना है। मून का ऑर्बिट कर देना, किसके गिर्द? अर्थ के गिर्द। किसी चीज का गिर जाना अर्थ के सरफेस पे, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स बन जाना, ठीक है। ये और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये कुछ नेचुरल फिनोमेना है, यानी ये पहले से हो रहे हैं, ठीक है। तो इन नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके माध्यम से, किसके जरिए? एक्सप्लेन बाय लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो मतलब क्या हुआ कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आपको कहां पढ़ाया जाता है? फिजिक्स के अंदर। और यही लॉ आपको बहुत सारे नेचर के फिनोमेना को एक्सप्लेन करके देता है। फिजिक्स की डेफिनेशन में भी हमने यही बात की है कि हम बेसिक लॉज पढ़ते हैं नेचर के बारे में, और उन लॉज की जो बेसिक लॉज ऑफ नेचर है, उनका हम नेचुरल फिनोमेना के अंदर देखते हैं कि क्या वाकई में वो चीज़ें अपीयर हो रही है, क्या वाकई में ये फिजिक्स का जो लॉ है ये वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ये लॉ अप्लाई हो रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन सभी फिनोमेना को, जो नेचुरल फिनोमेना है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स क्या है, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर हम समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, नेचर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, इस चीज को भी हम जरा समझते हैं। इसको बेसिकली नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मशहूर फिजिसिस्ट है अमेरिकन, आर.पी. फेमन, इन्होंने चेस गेम के एग्जाम्पल दी है, यानी कि नेचर को एक्सप्लेन करने को किसके एग्जाम्पल दी है? चेस गेम की। चेस गेम को क्या होती है? शतरंज जो कहते हैं उर्दू में, उस गेम की एग्जाम्पल दी। ये लड्डू के पीछे बना होता है, ठीक है, जिसमें ये गेम खेला जाता है शतरंज वाले। तो ये चेस गेम के एग्जाम्पल दिए। इसी तरह आप उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? आर.पी. फेमन, इस तरह का नाम है, अमेरिकन साइंटिस्ट है। किस गेम की एग्जाम्पल दी है? चेस गेम की। लेकिन हम किसी और गेम के एग्जाम्पल देख के भी नेचर को समझ सकते हैं। हम क्रिकेट के एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हम एशियन नेशन है ना, जो एशियन जितने हैं, साउथ एशिया, तो इसके लोग, इन कंट्रीज के लोग ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्रिकेट गेम के एग्जाम्पल देंगे तो इससे भी आप नेचर को समझ सकते हैं। अब मान ले आप में से कोई एक है जो गया है क्रिकेट मैच देखने, ग्राउंड में गया। अब यहाँ पे ग्राउंड में क्या होता है? आमतौर प्लेयर होते हैं, ठीक है। ये प्लेयर्स कुछ फील्डिंग कर रहे होते हैं और कुछ एक बॉलिंग कर रहेगा, ठीक है जी, बॉलिंग करेगा। अब ये मैच देखने आप गए वहां पे, और आप ऐसे बंदे हो, आप कैसे बंदे हो जी? आप ऐसे बंदे हो कि जिसको इस क्रिकेट के रूल्स का नहीं पता, उसूलों का नहीं पता। तो आप पहली दफा गए हो, मतलब उसूलन, और आप अपने घर में
कॉल कर रहे हो या मैसेज भेज रहे हो उसी टाइम, आज के दौर के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अब घर में और भी आपके बहन भाई माँ बाप मौजूद हैं, लेकिन आप उनको कॉल करके बता देते हो कि मैं मैच देखने गया हूँ और क्रिकेट का मैच और लाइव में पहली मर्तबा देखने जा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बताओ ये क्रिकेट मैच होता क्या और ये कैसे खेला जाता है। तो उनको पता नहीं होता और ये किसी से पूछता भी नहीं है, ठीक है जी। ये बंदा जो मैच को देखने गया ये किसी को पूछता भी नहीं कि क्या क्या रूल्स होते हैं, तो ये खुद ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। पहली दफा जब बाल जो है ना लग के बाउंड्री से बाहर जाते तो 4 रन में इजाफा हुआ, मतलब 4 रन बढ़े एक टीम की तरफ से, तो उन्होंने कहा 4 हो गया। तो 4 का क्या रूल इसने अपने लिए सेट कर दिया, बाउंड्री के अंदर लग के बाहर जाए तो ये 4 होता है, ये एक रूल इसने लिख लिया अपने पास। फिर डायरेक्ट जाए बाउंड्री से बाहर, डायरेक्ट हिट करके जाए तो ये 6 हो गया, तो ये चीज भी इसने नोट करी। फिर उसके बाद क्या किया, विकेट आउट या आउट का तरीका क्या होता है, ये रूल्स कुछ इसने अपने पास लिख लिए, ये घर वालों को बता दिया, तो घर वालों ने भी इसको नोट किया अपने पास। तो उनके माइंड, इनके जहन में एक पिक्चर बन गई है, ठीक है, इस गेम को लेके। तो सेम यही चीज हमारे नेचर के अंदर होती है। ये जो नेचर के अंदर ये जो बंदे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बेसिकली नेचर है। क्या है, नेचर है। और ये जो बाहर बंदे हैं जो मैच देख रहा है, ये साइंटिस्ट है, इसको नहीं पता होता है नेचर के रूल्स के बारे में। साइंटिस्ट को ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, फिर उसके ऑब्जर्व की हुई चीजों के बारे में कुछ रूल्स, कुछ मैथमेटिकल चीजें लिख देता है। वही मैथमेटिकल चीजें ये जो पब्लिक है, ये लोग है, इनको बता देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस चीज को अपने लिए एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं एज ए सब्जेक्ट, जो कि फिजिक्स का नाम है। तो पब्लिक इस साइंटिस्ट को देखती है, साइंटिस्ट जो कह रहे होते हैं उसको वो मान रहे होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह घर वाले इस बंदे को देख रहे थे कि ये जो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, हमें बताएगा, हम भी इस चीज को कर लेंगे। तो यही होता है आपके पास नेचर। जो साइंटिस्ट जो है ना, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, साइंटिस्ट डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किस चीज को, नेचर को। तो यही आपके पास नेचर है। ये गेम के एग्जांपल देके मैंने नेचर को थोड़ा अंडरस्टैंड, थोड़ा फील दिलाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई फिजिक्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का जो है स्कोप क्या है। ये भी एक क्वेश्चन आता है अपने आप में, बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है। ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है भैया, तो इसको आपने उस तरह नहीं लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इतना इजी करके देंगे कि आपको याद करना ना पड़े, चीजें आसान हो जाए आपके लिए। ठीक हो गया जी, यही चीजें हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही है। हम तो एक नए जोश वलवले के साथ आए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, यही बात आपसे कहनी थी कि आप बस मन लगा के पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। तो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है हमारे डेली लाइफ के अंदर? बहुत भर भर के स्कोप है। पहले तो फिजिक्स का जो स्कोप है वो साइंसेस और सब्जेक्ट के हवाले से देखेंगे। अगर फिजिक्स का स्कोप ना होता तो बाकी फील्ड्स में भी डेवलपमेंट ना देखने को मिलता। एक तरह इंटर लिंक है, बाकी साइंसेस के जो सब्जेक्ट है उनमें भी डेवलपमेंट ना देखने को मिलता अगर फिजिक्स ना होता। अगर फिजिक्स ना होता, सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो भी देखने के लायक ना होती, मतलब ना होने के बराबर होती है। आज हम जहाँ पे इस डिजिटल दौर में खड़े हैं, फिजिक्स की बदौलत है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स के स्कोप के हवाले से। फिजिक्स का स्कोप हमारे डेली लाइफ में भर भर के पड़ा हुआ है। सबसे पहले जो फिजिक्स है ये सोसाइटी है या उसके ऊपर भी देखेंगे, और साइंसेस के ऊपर भी फिजिक्स का स्कोप देखेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है ना बेसिकली बहुत ज्यादा वाइड है, मतलब वेरी वाइड, बहुत ज्यादा है। जो चीज भी फिजिक्स के अंदर, मतलब जो हमारे डेली लाइफ में अराउंड अस जो भी चीजें हैं, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू ही एक्सप्लेन होती है। एवरीथिंग अराउंड अस which can only by the laws of explained by the laws of physics, ठीक है। everything around us जो है वो एक्सप्लेन की जा सकती, किसके बदौलत? एक्सप्लेन बाय लॉज ऑफ फिजिक्स। ये तो हमें पता है यार, क्यों सर? अगर चीजें ही फिजिक्स की बदौलत एक्सप्लेन हो रही है, अब उन नेचुरल लॉज को खुद ही हम मतलब यूटिलाइज करके कुछ ऐसा, मतलब जैसे हमें पता चला कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे बैलेंस होती है ना, अर्थ के गिर्द एक पॉइंट तो होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होगी, वहां पे हमने सैटेलाइट भेज दिया अपना, और सैटेलाइट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गई, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के
वजह से वो सैटेलाइट जो है बिना ऑयल बिना बिना पेट्रोल के वहाँ पे रिवॉल्व करता रहता है, और उसी सैटेलाइट को यूज़ करते हुए हम अपने डेली लाइफ में कितने काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं, हमने टायर बनाया, क्या कहते हैं सर, बिल्कुल टायर बनाया, और टायर से देखो आपके पास गाड़ी बन गई। तो ये चीज़ें क्या हो रही है यार, बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स की जितने भी सब ब्रांचेस जो हैं उन सबको उठा लें, उनमें कोई ना कोई जो है ना हमारे डेली लाइफ से इंटरलिंक है वो चीज़, या साइंस स्टडी से इंटरलिंक है। तो सबसे पहले फिजिक्स का स्कोप देखेंगे विद अदर साइंसेस, फिजिक्स विद अदर साइंसेस। पहली हेडिंग क्या होगी, फिजिक्स विद अदर साइंसेस। थोड़ा हमारे पास माइक नहीं है, इंशाल्लाह माइक जल्द लाएंगे तो ये आवाज़ का शोर का ये चीज़ भी कम हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए फिजिक्स विद अदर साइंसेस, फिजिक्स का मैथमेटिक्स जो एक साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके साथ इसका रिलेशन है, लिंक है, इंटरलिंक है। सारी सभी साइंसेस सब्जेक्ट जितने भी होते हैं ये अपने साथ लिंक करते हैं। तो फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या है, फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, विद मैथमेटिक्स बोले या फिजिक्स रिलेशन टू मैथमेटिक्स, ये भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स बेसिकली क्या करती है, फिजिक्स के लिए एक मैथमेटिकल टूल प्रोवाइड करती है। मैथमेटिकल टूल क्या होता है, वो सामान जिससे हम इस्तेमाल करके अपने लिए लाइफ में आसानी पैदा कर सकते। जैसे खोदना मुश्किल है ज़मीन का, तो उसके लिए हम बेलचा और ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक टूल है, इसकी मदद से हम आसानी से खोद पाते हैं ज़मीन हो। मतलब कोई भी टूल है, मोबाइल एक टूल है, इसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों के साथ। तो इसी तरह मैथमेटिक एक टूल प्रोवाइड करती है, एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करती है फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स की रूह बन जाती है। क्या बात कर रहे हैं सर, रूह तो नहीं, बस मान ले मैथ ना होती फिजिक्स ना होता। इसलिए एक वर्ड भी मशहूर है, मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। बेसिकली मैथमेटिक इज मदर ऑफ व्हाट, फिजिक्स, फिजिक्स की माँ कहलाती है, क्योंकि मैथमेटिक ही फिजिक्स की मतलब वजूद का बाइस बनी है एक तरह से। ठीक हो गया। तो मैथमेटिक बेसिकली क्या है, फिजिक्स की मदर है। मैथमेटिक एक टूल प्रोवाइड करती है, यानी कि मैथमेटिक्स की मदद से जैसे हम लॉस को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपने कहा ये जो न्यूटन के लॉ है, इसमें कहते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैथ के। ये जो चीज़ें हैं ये हम मैथ की यूज़ कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी होगी, ये चीज़ें मैथ की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को हमने लिख के बता दिया कि थ्योरेटिकल जो फिजिक्स होती है, थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या होती है सर, यानी कि जो एक थ्योरी देते हो आप, मतलब कह देते हो कि भाई फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मेस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ये एक थ्योरी की थ्योरेटिकल बात है। ऑब्जर्व करके जो बात निकल करके आती है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स होगी। अब उस थ्योरेटिकल फिजिक्स को मैथ के जरिए बंद करना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए बंद करना, ये है मैथमेटिकल टूल, और मैथ यही चीज़ फिजिक्स के लिए प्रोवाइड करती है। अब अगर देखें ना, फिजिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन कब आता है, जब फिजिक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, जब ऑब्जर्व कर रहा होता है कोई साइंटिस्ट, ऑब्जर्व करके उसको थ्योरी में अपने माइंड में सेट कर लेता है, वो एक इमेज। अब उस थ्योरी वाली चीज़ को वो मैथमेटिक्स के टूल्स की वजह से, जो मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए उस थ्योरी वाली बात को बंद कर देता है। क्या कह रहे हैं सर, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये थ्योरी वाली बात है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो वाली बात मैथमेटिक के जरिए वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, एक फार्मूला बना देता है। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली है एक थ्योरेटिकल चीज का मैथमेटिकल चीज बना दिया उसने। यानी कि थ्योरेटिकल चीज में डेवलपमेंट आएगी, वो थ्योरी वाली बात है उसमें थोड़ा मतलब एडवांसमेंट आ गई, जिद्दत आ गई, और वो थ्योरी वाली बात किस तरफ चली गई, मैथमेटिक्स की तरफ चली गई। अब मैथमेटिक्स की तरफ चली गई तो उसके बाद काम आगे आसान होता है, फिर एक्सपेरिमेंटल की तरफ जाती है। मतलब ये स्टेप्स होते हैं ना किसी भी मतलब कोई फिजिक्स के अंदर नई चीज़ आ रही होती है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिर थ्योरेटिकल बात कर रहे होते हैं, फिर मैथमेटिकल कर रहे होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चली जाती है। मतलब थ्योरेटिकल से एडवांसमेंट, अगला स्टेप क्या है, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल की बात हुआ एक्सपेरिमेंटल। तो हम बात करते हैं फिजिक्स प्रोवाइड व्हाट, मैथमेटिक्स, सॉरी, मैथमेटिक्स क्या प्रोवाइड करता है, मैथमेटिक्स प्रोवाइड, मैथमेटिक्स प्रोवाइड करेगा टूल फॉर फिजिक्स। शार्ट लिखते हैं, बातें मैंने बहुत की, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोवाइड टूल्स फॉर फिजिक्स इन डेवलपमेंट ऑफ, और भी चीजें हैं भैया,
एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स होगा, ठीक है बच्चे। थ्योरेटिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करता है क्या चीज़? मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स का बेसिकली रिलेशन था फिजिक्स से, और गहरन आता है। अगर मान ले मैथ ना होती तो फिजिक्स का वो स्टेप ही अधूरा रह जाता। थ्योरी से एक बंदा थ्योरी मन ही मन में सोच के डायरेक्ट ही एक्सपेरिमेंट की तरफ जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसको मैथमेटिकली उसको हमें पहले सिद्ध करना होता है, पहले साबित करनी होती है वो चीज़, फिर वो चीज़ आगे एक्सपेरिमेंटल लेवल तक जाती है। अब हम फिजिक्स का जो है केमिस्ट्री का साथ देखते हैं। फिजिक्स विद केमिस्ट्री। फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या नाता है या रिलेशन क्या है? फिजिक्स रिलेशन टू केमिस्ट्री, वो हम देखते हैं। देखो, फिजिक्स का बहुत बड़ा मतलब गहरा एक रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ। जो भी चीज़ जैसे कि आपके पास एक्सरे आ गया, ठीक है, डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है या डायफ्रैक्शन की जो टेक्निक है उसको, वो जो डायफ्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये बेसिकली फिजिक्स ने दिया था। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रदरफोर्ड हो गया, नील बोहर, ये बेसिकली फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इन्होंने तो एक्सप्लेन कर लिया, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही केमिस्ट को, एक केमिस्ट्री के बंदे को इस काबिल बनाता है, वो क्या कर लेता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये जो एक्सरे है, इन मेथड्स के जरिए वो एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जांच पड़ताल कर सकता है। तो वो यानी कि एटॉमिक मास के मतलब एटॉमिक मास फाइंड कर सकता है वो इन टेक्निक्स के जरिए। एटॉमिक में ऐसे थोड़ी ना पता हो ये एलिमेंट है तो ये देखो देख के ही बता दिया केमिस्ट्री वालों को, मतलब ये एक मुआजिजा हो गया कि भाई देखो एलिमेंट मिल गया तो उसका एकदम से एटॉमिक नंबर भी मिल गया। नहीं, एलिमेंट मिल गया तो उसको बहुत सारे वेरियस फिनोमेना जो फिजिक्स के अंदर हो रहे उनको करके फिर उनको एटॉमिक नंबर मिलता है, ऐसे यूं ही नहीं मिलता। तो ये जो इन स्टडीज है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और जो एक्सरे की टेक्निक्स है या डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है, इनके जरिए वो क्या करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पता लगते हैं। इसी की वजह से जो केमिस्ट होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज कर देते हैं। वो फिर अगर एक एटम का उनको एटॉमिक नंबर मिल गया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल गया, अब एटॉमिक नंबर मिलेगा तो तब वो उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रख सकेंगे ना। अगर उनको एटॉमिक नंबर का ही नहीं पता, एटॉमिक नंबर का नहीं पता, तो वो कभी उस चीज को यानी कि एटम एलिमेंट को अरेंज नहीं कर सकते पीरियोडिक टेबल में। वो कहाँ रखे यार, आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर उनको पता लग गया तो फिर वो तो अरेंज कर सकते हैं मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हम इस चीज को जरा अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने चीजें बताई है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्या चीज है, एक्सरे रेडिएक्टिविटी का प्रोसेस जो है ये भी इसके लिए यूज होता है बच्चे। अब इन सारों में डिटेल में समझने की वो नहीं है, पर ये समझ लो, ठीक है। अब पूरा मैं रेडिएक्टिविटी पढ़ा दूं, ये ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडिएक्टिविटी और डायफ्रैक्शन का प्रोसेस, ये आप बहुत मशहूर प्रोसेस है, आप पढ़ेंगे क्लास 11 और 12 में। डायफ्रैक्शन प्रोसेस enable the chemist को इस तरह इस काबिल बनाते हैं टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल on the basis of increasing atomic number. ये कुछ चीजें हो गई यार, कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक सो सिंपल, सो इजी। तो अब बात करते हैं हम फिजिक्स का, होगी केमिस्ट्री के साथ बहुत मतलब वो है। देखो केमिस्ट्री में भी मतलब जान जो आती है ना वो फिजिक्स की वजह से आती है। अब बात करते हैं फिजिक्स का बायो के साथ क्या लिंक है। बायो तो अगर फिजिक्स ना होती ना, इतने डिफिकल्ट किस्म के आजकल के बीमारियां आई हैं, इन सब का इलाज जो है ना फिजिक्स ने मतलब आसान कर दिया है। एक बायोलॉजिस्ट के लिए, एक बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक हो गया। तो फिजिक्स का क्या रिलेशन है उसके साथ वो देखते हैं। फिजिक्स
फिजिक्स विद लिख देते हैं, फिजिक्स विद बायोलॉजी। देखिए आमतौर पर बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली फिजिक्स की इजाद है, डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब कोई लिविंग थिंग है, लिविंग क्रिएचर है, उसको देख के एक बायोलॉजिस्ट थोड़ी उसको मतलब ये वही हो जाती है कि भाई इसका सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस इस जगह पे, इसका वेक्यूल है, उसके जो न्यूक्लियर जितने भी उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म जो चीज़ें हैं या राइबोसोम, जो न्यूक्लियर कंटेंट्स जितने भी हैं, वो उनको ऐसे थोड़ी पता लग जाता है कि यार ये ऐसा है, इसका साइज ऐसा है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी इमेज उसको देख पाते हैं एक बायोलॉजिस्ट। मतलब एक तो चीज़ ये हो गई, ये बायोलॉजिस्ट मतलब इस तरह इसका मदद लेते हैं। फिर दूसरी एक्सरे डायफ्रैक्शन है और न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, खासतौर पर एक्सरे हो गया, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन है। इसकी टेक्निक यूज की जाती है बायोलॉजी के अंदर किसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए। न्यूक्लिक एसिड क्या है? बेसिकली डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए देखने के लिए न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की टेक्निक यूज की जाती है जो फिजिक्स के अंदर। अब न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसके मदद से हम किसको स्टडी कर सकते हैं? जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं। न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन आपके पास एक तरह से एक बीम जो है ना वो उसको ऊपर फॉल कराई जाती है। अब इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। उस बीम जो बीम है वो अंदर जाके डायफ्रैक्ट होती है, ठीक है। डायफ्रैक्ट होके, डायफ्रैक्ट का पता है पाथ में चेंज आना, अपने रास्ते से हट जाना, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो डायफ्रैक्ट होके आ जाती है तो वो अपने साथ उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्या बात करें सर? देखो वेवलेंथ चेंज कब होगी? वेवलेंथ आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी है, 9th-10th में पढ़ा होगा। वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट टू ट्रफ, ये आपने एक चीज पढ़ी है। अब अगर देखो, अब एक वेवलेंथ है, ये इसकी वेवलेंथ ये थी। आफ्टर डायफ्रैक्शन मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, मतलब लॉन्गर वेव होती है। क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है ना। डायफ्रैक्ट होगी, वेवलेंथ में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना, वो तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो उसके वेवलेंथ को स्टडी करके हम उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन कर सकते हैं। बस इतना जान लो यार, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सजेस्ट स्कोप पर है। तो हम बायोलॉजी के अंदर न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की ये टेक्निक है, न्यूट्रॉन को फॉल कराया जाता है बेसिकली। इस टेक्निक को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं जी? हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। और रेडियो आइसोटोप जो होते हैं, जितने भी आइसोटोप डिस्कवरी हुई है, तो रेडियो जो आइसोटोप है इनकी मदद से हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तक कर सकते हैं, क्योर ऑफ कैंसर, कैंसर का इलाज करते हैं। ये फिजिक्स और भी बहुत सारे, एमआरआई मशीन है, ये चीज़ें सारे फिजिक्स ने बनाई, तो उसके एवज जो है ना बायोलॉजी वाले फायदे उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ को जरा मुझे समझ आ गई तो थोड़ी अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा था अभी तक, फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ लिंक। तो जो सबसे पहले मैंने ये बात की थी फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ, यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन, बात सिंपल लिखते हैं, अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प्स biologist to study the structure of सेल। जो भी सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, सबको करते हैं, ठीक हो गया। फिर एक्सरे, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, टेक्निक्स are used to study of structure of न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। फिर रेडियो आइसोटोप, जो रेडियो आइसोटोप होते हैं, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप होते हैं, isotopes are used to treatment of cancer। ठीक है, तो मैं ये हल्की सी बातें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें
इनको देख लेना। तो ये ब्रांचेस जो फिजिक्स के जो अदर साइंसेस के साथ है ये हो गया। फिजिक्स का सोसाइटी के साथ क्या लिंक है? सोसाइटी बहुत क्लोजली इंटरलिंक करती है किसके साथ? फिजिक्स के साथ। जो कुछ फिजिक्स के अंदर डिस्कवर होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसानों पर पड़ता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट होती है उसकी ह्यूमन बीइंग की लाइफ, मतलब अच्छाई के तौर पे भी, बुराई के तौर। इवन मोबाइल फ़ोन है, जब मोबाइल फ़ोन की डिस्कवरी हुई उसके बाद कितनी मतलब इफेक्ट हुई लाइफ, इससे इम्पैक्ट पड़ा है, इसका असर पड़ा, बहुत पड़ा। नेट का दौर आ गया, ये फिजिक्स की बदौलत है भैया। तो मतलब जो भी फिजिक्स के अंदर डिस्कवरी होती है वो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको दे रही होती है? सोसाइटी को दे रही होती है, माशरे को दे रही होती है। फिजिक्स का ये एक वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। फिजिक्स के अंदर जैसे जो टेलीफोन का डेवलपमेंट और टेलीफोन बनी, तो उससे भी डेली लाइफ मतलब हम कम्युनिकेट कर सकें फार प्लेसेस, दूर की जगहों के दूर की जगहों को हम मतलब लेटर का सिस्टम बंद हो गया, तो दूर की जो जगह थी उनका आपस में हम कम्युनिकेट ईजिली से कर सके। फिर ये जो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, जब से सैटेलाइट भेजा, ठीक है, अर्थ से लॉन्च किया, तो उससे एक रिवोल्यूशन आया किसके अंदर? कम्युनिकेशन के अंदर। बात करने का स्टाइल बदल गया। वो पहले ख़त और उसके ज़रिए करते थे, अब सैटेलाइट के ज़रिए, फिर बाद में टीवी आया, इंटरनेट आया, मोबाइल फ़ोन आया, तो ये चीज़ें आगे डेवलप होगी। फिर कंप्यूटर है, सुपर कंडक्टिविटी है, ठीक है, इवन जो आपके जो सुपर कंडक्टर हैं ये चीज़ें बनाई गई से, डायोड वगैरह आ गए, ठीक है ना। इसकी वजह से भी इंसान की जो थिंकिंग लाइफस्टाइल है ये भी चेंज हो गया, मतलब सोचने के लेवल ही बदल गया यार, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को आसानी से, आप अगर समझ गए तो लिख भी सकते हो। मैं ज़रा मोटी मोटी चीज़ें और पॉइंट्स करके लिख देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। मतलब बहुत ही फ़ायदा देगा ये एक तरह से सोसाइटी के साथ बहुत मतलब फिजिक्स का गहरा रिश्ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ पा रहे हो आसानी से। वही लेक्चर समझ आ रहा है तो कमेंट में बताना, ठीक है ना, नहीं आ रहा है तब भी बताना, तो हम उस तरह अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये कोई वो नहीं है, जो आपका प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं समझने में वो आप बता सकते हैं बिला झिझक, ठीक है। जो भी आप मतलब सुनने में या कुछ हो, आप कहते हो कि यार क्वालिटी अच्छी हो और अच्छी करने की कोशिश करेंगे आप। फिजिक्स विद सोसाइटी, सोसाइटी बेसिकली जो है ना क्लोजली लिंक्ड होती है किससे? क्लोज विद है फिजिक्स, ठीक है। जो भी डिस्कवर होता है उससे, फिजिक्स के अंदर जो डिस्कवरी होती है उससे फिजिक्स जो सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। डिस्कवरीज अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की लाइफ है उसको अफेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन में चेंज आया किसकी वजह से? कम्युनिकेशन में चेंज आया लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की वजह से। कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये चीज़ें इंसान की थिंकिंग एंड लाइफस्टाइल चेंज करती है। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन चेंज द थिंकिंग एंड लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल चेंज कर दी इसने, कंप्यूटर और इन चीज़ों ने। तो ये चीज़ें समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही है आसानी से, आसान लफ्ज़ों में लिखवा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। वैसे तो पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम एक नई स्टाइल से उसको देखने की कोशिश करेंगे, नई नज़र से, आपके लिए ठीक रहेगा, लेवल थोड़ा अप रहेगा तो आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।